नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। आज आखिरकार मोदी के नाम पर संसदीय बोर्ड की बैठक में मुहर लगी गई। मोदी अब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए, लेकिन जिस तरह मोदी के नाम के ऐलान को लेकर आखिरी वक्त तक बीजेपी में रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहा, उसे कम से कम यह तो साबित हो ही गया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नाराज आडवाणी संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं हुए। पहले उनके मानने की बात सामने आई, फिर यह खबर आई कि बैठक में हिस्सा लेने के लिए आडवाणी घर से निकल चुके हैं, लेकिन अचानक उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और वापस घर को लौट गए। बिना आडवाणी की रजामंदी के ही आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी सूरत में 2014 में बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे मोदी? क्या मोदी को मिलेगी मंजिल? और आज हम इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरोज पांडे जी भी जुड़ गई हैं। साथ ही साथ बीजेपी से हो सकता है थोड़ी देर में हमारे साथ अमिताभ सिन्हा भी जुड़ेंगे। कांग्रेस नेता वसीम अहमद हैं और एनसीबीसी के हैं शकील उजमा अंसारी साहब, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर हैं। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी को किए हुए, क्योंकि आज जो मुद्दा है सिर्फ मोदी में हो गया। शुरुआत बीजेपी से ही कर लेते हैं। इसी मुद्दे को, इसी एजेंडे के साथ आप आगे बढ़ रही थी। कम से कम आज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है। सबसे पहले रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और समझे लोग क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ भारत देश के वासी भी इस बात की अपेक्षा कर रहे थे, और आज मुझे लगता है कि संसदीय बोर्ड में इस निर्णय के होने के बाद में देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। देश में जो तमाम परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर होंगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास रखती है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो निर्णय होता है वो संसदीय बोर्ड में होता है। ठीक है। और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये संसदीय बोर्ड में निर्णय हुआ। आज नरेंद्र भाई को जो कमान दी गई है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की भावनाओं का सम्मान हुआ है। सरोज जी, थोड़ा सा मैं आपकी बात को री-एडिट करना चाहूंगा। आपने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के जितने लोग हैं, सबका कहीं ना कहीं साथ मिला। आडवाणी साहब कहां थे? उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मान मनोबल का दौर तो ढेर सवाल खड़े कर रहा है। चाहती मैं आप जो आपका प्रश्न है मैं उस बात को समझ रही हूँ। हाँ। देखिए, एक बात बहुत तय है कि हमारे यहाँ पर जिस प्रक्रिया के तहत हमें आगे बढ़ना था, हम उसमें आगे बढ़े। उनको भी अपनी भावनाओं से अवगत कराना था, उन्होंने अपनी भावनाओं से अवगत कराया, इसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र भाई बनने की तुरंत बाद में, इस घोषणा के तत्काल बाद उनके घर पर गए हैं, वो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, अटल जी ने उनको आशीर्वाद दिया। इसलिए मुझे लगता है कि इसे कोई अलग भाव से नहीं देखा जाना चाहिए। वो हमारे सम्मानीय नेता है, हमारे मार्गदर्शक है, और आगे भी वो मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते रहेंगे, ये तय बात है। चलिए उर्मिलेश जी, बीजेपी के रिएक्शन को आपने सुन लिया। एक पत्रकार है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ न्यूट्रल ओपिनियन मुझे मिल पाएगा। एक पहलू ये बताइए, जिस तरह से आडवाणी जी के पहलू पर ये कम से कम बातें कही जा रही है, क्या लगता है उतना प्रैक्टिकल दिख रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जिसको भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वो बनाए, ये उनका अपना निजी सांगठनिक मामला है। इसमें आई मीन क्या कहा जा सकता है। लेकिन जब एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझसे आप पूछते हैं, तो एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं सोचता हूं कि भाई नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए और देश के लोकतांत्रिक ताने बाने के लिए कितने कारगर होंगे, कितने रिलेवेंट होंगे, ये प्रश्न अगर आप पूछ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसका एक संकेत, जिस प्रक्रिया में उनकी उम्मीदवारी तय हुई है, उस प्रक्रिया में इसका जवाब भी छुपा हुआ है। देखिए, इस पार्टी में जनसंघ से लेकर और इसके भारतीय जनता पार्टी के रूप में इसका जब कायांतरण हुआ, तब से लाल कृष्ण आडवाणी इसके एक बड़े महत्वपूर्ण किरदार रहे हैं। सिर्फ उनको भीष्म पितामह कर मिथकीय ढंग से नहीं उनकी व्याख्या होनी चाहिए उनकी पर्सनालिटी की। वो एक कैडर ही नहीं, एक कार्यकर्ता ही नहीं, वो इसके एक तरह से जनक भी रहे हैं। अच्छा। एक थ्योरेटिशियन भी रहे हैं। और ऐसे में अगर मान लीजिए 4 या 5 लोग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा जो लिखी गई स्क्रिप्ट है, जो बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी कि नरेंद्र मोदी को ही बनाना है,
अगर वे लोग खामोश हो गए, उसमें सुषमा जी हो सकती हैं, अनंत कुमार हो सकते हैं, या मुरली मनोहर जोशी जी हो सकते हैं, लेकिन आडवाणी जी फिर भी नहीं माने। तो मुझे लगता है ये एक, जब पार्टी में इतनी तीव्र असहमति है, इतने तीखे विरोध हैं, तो देश में कैसे इसको मोबिलाइज करेगी बीजेपी, ये बड़ा कठिन है। जी नहीं, ये कहना, उल्टा मैं कहूंगा ये सोचना भी खबरों को और चीजों को गलत तरीके से परिभाषित करने की कोशिश है कि ये स्क्रिप्ट आरएसएस की लिखी गई थी। आरएसएस मात्र संगठन की तरह संगठन जरूर है, मगर संगठनों के भीतर की दूसरे संगठनों की स्क्रिप्ट ये लिखता है, ये भ्रम टूट जाना चाहिए। अच्छा, ये टूट जाना चाहिए, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की बात हुई। खैर, हमारे साथ अमिताभ सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, चूंकि आप देर से जुड़े हैं। लेकिन सवाल अब मेरा जेडीयू के साथ रहेगा। जेडीयू अब क्या सोच रही है? नरेंद्र मोदी नाम सामने आ चुका है, इसको लेकर ही आपने दूरियां बनाई थी, अब जाके रिकैलकुलेशन की बात हो रही है, या फिर जो फैसला आपने लिया उसे लेकर आप बहुत संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो अपने फैसले से पूर्णतः संतुष्ट हैं, लेकिन देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय जरूर उभर करके आएगा कि एक ऐसा शख्सियत जिसने सांप्रदायिक उन्माद की घटना में जो उनके मंतव्य थे कि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है, या दूसरा कि अब तक इतने लंबे दौर 2002 से अब तक गुजरे हैं, एक बार भी गुजरात में जो कृत्य हुए उसके लिए सार्वजनिक रूप से कोई माफी नहीं मांगा जाना, ये और देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए राजनीतिक दल द्वारा नामित होना, यह निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल, इस देश का जो संघीय ढांचा, इस देश का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, उसका प्रगटीकरण होगा कि नहीं होगा, भविष्य में ये सारी बातें छिपी हुई हैं। जब सहयोगी थी तो आपने क्यों नहीं दबाव बनाया कि एक बार माफी मांग लेना चाहिए, एक बार कम से कम ये बोल दीजिए? अरे जब अटल जी का नहीं बात मान रहे, जब आडवाणी जी बेचारे घर में रह रहे हैं, तो दूसरे का ही जब उन्माद सर चढ़कर बोलता है, जब ध्रुवीकरण की राजनीति आपकी बुनियाद हो जाएगी, तो निश्चित रूप से तमाम जो मुद्दे होंगे, जो लोगों के जीवन के बदलाव के मुद्दे होंगे, जो राज्य देश के अंदर वर्णित मुद्दे होंगे, वे ज्वलंत मुद्दे नेपथ्य में चले जाएंगे। अब केवल यह मुद्दा उभर कर आएगा कि देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में ये कितने सफल होंगे। अच्छा। ये बहस का विषय बनेगा। अच्छा, अमिताभ जी क्या जवाब देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सांप्रदायिक मुद्दे, ढेरों बातें, और आपने इनकी बातें सुनी कि अटल जी ने जब कहा वो नहीं माने, आडवाणी जी साइड हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी श्री नरेंद्र मोदी जी की जो उम्मीदवारी की घोषणा हुई है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाते भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उस पर कुछ दलों की प्रतिक्रिया सर्वविदित थी और वही आज भी सामने आ रही है। अच्छा। उसमें उनके अंदर की जो कुंठाएं थीं, जेडीयू से एक्सपेक्टेड था, जो कुंठाएं थीं उनके मन की, जो उन्होंने पहले भी दिखाया, वो आज भी वो सामने आएगा। वो आज कोई ऐसी घटना तो हुई नहीं कि जिसका वो कोई बदलाव दिखाएं अपने व्यवहार में या अपने वक्तव्य में। ये लगातार पिछले समय से चली आ रही चीजें हैं। इसमें हालांकि इतना बात जरूर ध्यान में रखना है कि जो अभी वैसे विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने उन्हीं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इनके जदयू के जो हमारे साथी हैं उनके हिसाब से क्रिया और प्रतिक्रिया की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया आज तक ये लोग दे रहे हैं, उसके तुरंत बाद उन्होंने वहां जाके उनके कसीदे पढ़े। रेल मंत्री वो गए थे। हाँ, रेल मंत्री गए थे, लेकिन रेल मंत्री होके भी जाके वहां पर एक औपचारिक प्रशंसा की जा सकती थी। उन्होंने गदगद होके, आप कभी उनकी क्लिपिंग उठा के देखिए, बिल्कुल P7 ने चलाया वो, गदगद होके, आह्लादित होके उन्होंने जितनी तारीफ की नरेंद्र भाई की, और उनको ही उसी दिन ये कहा कि आप अब राष्ट्रीय राजनीति में भी आपको रोल प्ले करना है। यानी कि जो उनके मन की उस दिन की इच्छा या शुभकामना थी वो आज पूरी हो रही है। तो ये जदयू के हमारे जितने बाकी के मित्रगण हैं और श्री नीतीश जी भी हैं, मैं उनको आज ये कहना चाहता हूं कि उनकी शुभकामना रंग लाई। ये लेकिन सिर्फ जदयू का ही विषय नहीं है। देखिए, आज एक जो निर्णय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जो आपके अगले प्रश्नों का भी मैं अब उत्तर दे दूंगा, जो शायद मैंने देखा था सरोज जी को भी आपने पूछा, मैं सो मोटो खुद उस टेकअप करता हूं उस विषय को, कि जो आडवाणी जी का जो विषय है वो विषय एकदम नितांत ही व्यक्तिगत विषय है, उनके अपने मान्यताओं का। आप उनकी चिट्ठी आज की देखें और जो गोवा के अधिवेशन कार्य समिति के बाद की उनकी चिट्ठी देखें, उन दोनों वही फेस तो फिर से दिख रहा है। मैं जवाब देना चाहता हूं, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए। तो जब दोनों चिट्ठियों की भाषा में, उनके भाव में फर्क नहीं है, ठीक है, उनके जो मन का भाव है
वो एक पार्टी के नहीं, एक परिवार के मुखिया के नाते, कई बार वरिष्ठ जन जो हमारे परिवार में होते हैं, कई बार वो वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप पार्टी या परिवार चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके विषय में अपने विचार देते हैं। उन विचारों के ऊपर में यदि परिवार या पार्टी सही तरीके से भारतीय संस्कारों के हिसाब से अपना मंतव्य रखती है तो वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन जो आज का निर्णय हुआ है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। वो निर्णय देश की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी इच्छा और उनके आशाओं के अनुरूप हुआ है। ठीक है। और आज मैं बस अंतिम बात करना चाहता हूँ, आज देश की जनता यूपीए और कांग्रेस नीति सरकार जो केंद्र में चल रही है उसको किसी कीमत पे उखाड़ फेंकना चाहती है, क्योंकि ऐतिहासिक सरकार है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक देश ने नहीं देखी। कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की तैयारी हो गई है। तो इसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, देश की जनता बोल रही है कि कांग्रेस यूपीए को हटाएंगे और नरेंद्र मोदी विकल्प हैं। नरेंद्र मोदी विकल्प हैं, कांग्रेस को उखाड़ने की तैयारी हो गई। वसीम साहब, मुझे ये लग रहा है कि आज जो हवाई किले पर जो उन्होंने पिछली दफ़ा तकरीर की और आज जो हवाई तरीके से उनको बीजेपी ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मनोनीत किया है, ये हवाई किला अभी नवंबर में होने वाले चुनाव के अंदर जो 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं वहीं पर ये किला ढह जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, शायद बीजेपी ये भूल रही है और इस तरीके से बिहेव कर रही है, बार बार एनडीए का नाम लेती है। एनडीए है कहाँ पर और कौन सी पार्टी एनडीए है जो उनके साथ है इस वक्त? वो शायद ये भूल रहे हैं कि उनके साथ इस वक्त शिवसेना तक भी पूरे तरीके से नहीं है। नहीं, शिवसेना साथ में है। चलिए मान लीजिए, मैं एक बात कह सकता हूँ, क्या इजाजत है? मैं आपसे ये कह सकता हूँ, देखिए हमारी ये अहमद साहब जो मित्र हैं कांग्रेस के, मैं इतना कहना चाहता हूँ। आप मुझे कहने दीजिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला हूँ। ठीक है, आप बोलिए। पहली चीज मुझे बोलने दीजिए। आप कुछ ज्यादा मैंने इजाजत लेके कहा था। वसीम साहब बोले। इतने इफ एंड बट्स हैं कि शिवसेना के बारे में आप पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। नंबर 2, आज जो बीजेपी बिहेव कर रही है वो ये लग रही है कि जैसा पूरा मुल्क आरएसएस और बीजेपी हो गया है। शायद ये कांग्रेस बीजेपी ये भूल रही है कि 7 स्टेट ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है और बाकी स्टेट ऐसी हैं जहां कांग्रेस और रीजनल पार्टीज की लड़ाई है। शायद ये बिल्कुल भूल गए हैं और ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक ज़माने में जैसे जनता पार्टी और जनता दल ने किया था। जनता पार्टी और जनता दल एक दूसरी चीज़ें थी। उस वक्त मुल्क के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके साथ थे। आज जो आरएसएस का आदमी है, आज जो बीजेपी का आदमी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मान सकता हूँ कि वो उनके साथ हो सकता है, लेकिन पूरे मुल्क का आवाम, गरीब आदमी उनके साथ नहीं है। नौजवानों के बारे में भी पॉलिटिकल डिस्कशन कहीं ना कहीं कम्युनल क्यों हो जाता है बार-बार? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम में क्यों जोड़ लेते हैं। पूरा शिकार प्रतिक्रिया तथ्य के साथ अगर रखा जाए तो शायद समझ में भी आए। चलिए शकील साहब, मैं यहाँ पे एक बार रिएक्शन आपका भी लूंगा, उसके बीजेपी के पास चलूंगा। अमिताभ जी, मैं आपके पास आता हूँ। शकील साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, आज बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की है कि वो उनके कैंडिडेट होंगे। उन्होंने अपनी कमान उनके सर डाला है। इससे पहले कैंपेन की कमान भी दिया था। अभी हमारे भाई जदयू के भी कुछ कह रहे थे, वसीम भाई भी, और भी लोगों ने अपनी अपनी राय। ये इस पर डिबेट काफ़ी हो चुका है। किसी भी पार्टी को अपना उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार है, हक है, लेकिन फैसले तो जनता को करना है। पिछली बार भी इन्होंने अडवाणी जी को घोषणा किया था अपना उम्मीदवार, जनता ने उनको फैसला दे दिया। अब अडवाणी जी खुद नाराज हैं। अब जनता क्या फैसला देगी वो तो आने वाला दिन है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पार्टी को पूरी तरह से भी साथ लेके चलने की शक्ति नहीं रखता हो, वो पूरे देश में एक मात्र प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो जाए, हमको लगता है कि हमारे बीजेपी के भाइयों ने सोच समझ के फैसला किया होगा। लेकिन वो जनता स्वीकार करेगी नहीं करेगी वक्त बताएगा। लेकिन उसमें विरोधाभास बहुत है। विरोधाभास बहुत है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, लेकिन एक बात तो कम से कम बता दें कि आज जिस तरह से धूम धड़ाके के साथ ये अनाउंसमेंट किया गया कि बीजेपी का ये एक वो चेहरा है जो पीएम पद का उम्मीदवार हो, एक सवाल अब जरूर खड़ा होता है। अभी तो सिर्फ पीएम पद की उम्मीदवारी की बात हुई, दिल्ली तो अभी दूर है, लेकिन इतना जश्न मनाने से पहले क्या तैयारियां भरपूर है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि चर्चा आज सिर्फ मोदी के ऊपर है। नरेंद्र मोदी अब बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के तौर पर आ चुके हैं। अब आगे क्या होगा, रणनीति कैसे तैयार होगी, और सबसे बड़ी परीक्षा तो शायद नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं। सरोज जी, चूंकि आप वहीं पे मौजूद हैं, तो ये बता दीजिए कि शिवराज सरकार ने कहीं ना कहीं इस बात को ऐतराज जताया था कि शायद अभी नाम नहीं अनाउंस करना चाहिए। बाद में बधाइयों की बात भी आई। इसको लेने के बावजूद भी अगर ढेरों बातें सामने आती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर फैसला ले लेती है, क्या उसका इंपैक्ट इलेक्शन में मानती है बीजेपी होगा? सरोज जी से लगता है संपर्क टूट गया है। अमिताभ जी, ये सवाल आप ही के पास मैं आता हूं, क्योंकि बीजेपी से आप भी जुड़े हैं। क्या लगता है इसका इंपैक्ट होगा? मैं दोबारा सवाल सुनना चाहूंगा। नहीं, मैं ये इतना जानना चाह रहा था कि राज्यों में चुनाव है, शिवराज सरकार ने साफ तौर पे कहा था पीएम पद के उम्मीदवार का नाम अभी फैसला नहीं होना चाहिए, कम से कम इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। अच्छा। हालांकि बाद में वो मुबारकबाद दे रहे हैं। क्या ये माना जाए इसका असर हो सकता है, क्योंकि पार्टियां कहीं ना कहीं से कमनल बना रही हैं? बिल्कुल। मैं इसमें जवाब देने के पहले अपने कांग्रेस के जो हमारे मित्र थे अहमद साहब, मैं उनकी बात का जवाब उस वक्त भी देना चाह रहा था, लेकिन शायद मौका नहीं मिला आपको, शायद समय नहीं था, या आप उस वक्त नहीं उचित समझ रहे थे। देखिए, अभी उनकी बात पे मैं आना चाहूँगा। उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी कहीं जिसपे वाकई देश की जनता को भी जिज्ञासा है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये कहा कि अभी जो विधानसभा चुनाव हैं, उन विधानसभा चुनाव में ये उम्मीदवारी ध्वस्त हो जाएगी। या तो उनकी जानकारी का अभाव है उनको, या वो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं कि जो विधानसभा के चुनाव हैं वो प्रधानमंत्री के पद का चुनाव नहीं करता। ये बहुत मोटी टेक्निकल बात है। और यदि ऐसा ही है तो इनके जितने भी आका हैं, जो इनकी मैडम हैं और जो युवराज साहब हैं, वो लोग भी बहुत अपने दांव लगा चुके हैं विधानसभाओं में। और वहां पर जब उनकी पार्टी के मंसूबे ध्वस्त होते हैं तो इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए उन्हीं के बयान के अर्थों में, कि क्या मतलब उनका नेतृत्व ध्वस्त हो गया। इसलिए ऐसी वक्तव्यों को, या ढीले वक्तव्यों को देने के पहले इनको सोचना चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी के नुमाइंदे हैं। ठीक है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, इन्होंने ये कहा कि ये कम्युनल लाइन पे होगा अब चुनाव। यही तो सबसे बड़ी मंशा है कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपने सभी इसको अपने बहुआयामी और सर्वआयामी अपने व्यक्तित्व को दिखाया, और उन्होंने दिखाया, प्रूव किया कि वो देश की भ्रष्टतम सरकार है स्वाधीनता के बाद की। और अब परफॉर्मेंस पे और लोगों की आशाओं पे चुनाव जीतना तो क्या, उसके उनमें कहीं नजदीक ठहरना भी मुश्किल है। तो एक मिनट, तो वो ध्रुवीकरण कराने के, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। मैं फिर वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि मुझे और भी सवालों को उठाना है। बिल्कुल नहीं, वो ध्रुवीकरण के राजनीति चाहती है कांग्रेस करना। और इसीलिए वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी, जब अभी मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे, तो उसका ये कांग्रेस के सभी प्रवक्ता, मेरे सामने भी कई चैनलों पे चर्चा हुई और अलग अलग भी, उन लोगों का सारा जो दावा था ये था कह के कि ये राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व आ रहा है जिसकी वजह से यूपी में दंगे हो रहे हैं। क्या मुलायम सिंह यादव वहां पर सांप्रदायिक हैं, या नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक? ये सोच आपने जेडीयू की क्यों नहीं बदली थी? ये सोच आपने जेडीयू की क्यों नहीं बदली थी? कहीं ना कहीं वहां भी तो जेडीयू की बात अभी मैं नहीं करूंगा, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। जेडीयू तो कहीं पिक्चर में नहीं है। जेडीयू के साथ हमारा जितना रिश्ता चलना था चला। अब तो वो चुनाव में प्रूव होगा कि उनका निर्णय सही था या गलत। यदि वो गलत था, दोबारा वो शायद आ जाए हमारे पास, ये अलग विषय है। अभी तो मैं बात करता हूं, मैं ये पहलू लूंगा। वसीम साहब, बिल्कुल नहीं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। नहीं, ये गलत बात है। मैंने अपनी बात खत्म नहीं होने दी, तो मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। मैंने उनकी बात धैर्य से सुना। और अंतिम बात सिर्फ इतना है कि जब ये धार्मिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इनकी मंशा है, जिसके ऊपर में अभी देश की जनता को पूरा विश्वास है कि ये मुद्दा नहीं बनेगा, ये मुद्दा यूपीए की फेलियर का बनेगा। और यूपीए के फेलियर में जो एक सिंबल, एक चेहरा है जो अल्टरनेटिव के नाते आ सकता है, उसके नाते भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को लिया है। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। मैं वापस आऊंगा उस सवाल का, मैं वापस आऊंगा आपके सवाल का चलूंगा। वसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपके स्तर के साथ। वसीम साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपने भाई और दोस्त से ये कहना चाहता हूं कि शायद वो देश की राजनीति में या तो नए हैं, आए हैं, या उन्हें देश के हालात नहीं मालूम है, या वो देश को नहीं समझ पा रहे हैं देश किन लाइन पर सोच रहा है। देश आरएसएस के लाइन पर न उसने कभी सोचा है, न आज वो सोच रहा है। और नरेंद्र मोदी आज कैंडिडेट आरएसएस के हैं, वो बीजेपी के भी कैंडिडेट उस तरीके से नहीं हैं। बीजेपी के लोगों पर एक प्रेशर डाला जा रहा है। मेरा मानना ये है कि आज के बीजेपी के ये जो हवाई प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया है, आज से बीजेपी देश के अंदर तो बहुत बड़ी बात है, जिन 7 स्टेटों में हैं, अभी तो है भी नहीं,
स्टेट में पूरे हिंदुस्तान में 29 स्टेट हैं, जहां 7 स्टेट ऐसी हैं, 4 छोटी और 3 बड़ी, जहां बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। पूरे देश में कहीं पर भी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अहमद सिर्फ साहब, आपको ये समझाना चाहता मैं हूँ, इजाजत आज लूं? समझने की कोशिश कीजिए। मैं- कश्मीर से कन्याकुमारी तक बताइए साउथ में आप कहाँ पर हैं? ठीक है, अरे मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं, क्योंकि मुद्दा अभी और भी है। पर जब तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल, मुद्दा और भी है। मैं उन्होंने- चाहूंगा जवाब हम उन्होंने- अपना छोटा छोटा अभी रखें, ताकि मैं और भी मेहमानों को मौका दे सकूं। है। अमिताभ साहब, मैं आपसे भी ये वहाँ पर रिक्वेस्ट नरेंद्र करूंगा, मोदी जवाब चाहूंगा मैं जब छोटा। जब ये और बात ही बीजेपी ऐसी कर रहे हैं, ध्वस्त होने जा अब रही देखिए है। ये और इलाका अमिताभ भाषण जी दे रहे हैं। होने जा रही अमिताभ जी का- है। अमिताभ जी का शायद जवाब ले अपनी लेते हैं। आपने जो बात को मुद्दा सही उठाया, कर उसका जवाब ले लीजिए, लेते हैं। फिर इस अमिताभ देश में बहस वा- कीजिए वाकई- और ये मत समझिए कि पूरे हिंदुस्तान का अब इनको हिंदू चुप तो वैसा है कराइए। या वसीम साहब, मुसलमान वसीम साहब, वैसा फिर से है, मैं आपको मौका जैसा दूंगा, एक कि बार अमिताभ बनाया साहब गया का है रिएक्शन ले लें। गुजरात में। अमिताभ साहब, पूरे हिंदुस्तान इनके के इन- लोग दूसरे हैं। अब वो देखिए, ये ऐसे तो आपकी चेहरे बात भाई, नहीं मानी। मैं आप ही के सवालों का चेहरे जवाब ले रहा हूं। साथ मैं अपने आप ही के आप को सवालों नहीं का जवाब जोड़ना ले रहा हूं। चाहते वसीम हैं। साहब, सुन लें। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को आज कोई इनका एलआई भाषण बंद एक हो। एलआई ने वेलकम नहीं किया है। वसीम साहब, मुझे सुन लें, अफसोस मजबूरी है है, फिर मुझे कि आपको ऑडियो बीजेपी लेवल ने डाउन भी कराना होगा। उनको वसीम साहब, सुन वेलकम लें उस आप। तरीके से नहीं किया है। देखिए, ये अहमद साहब जो कह रहे हैं, मैं इनसे डिस्प्यूट नहीं करूंगा। ये शायद मेरे से उम्र में जरूर बड़े हैं, और इन्होंने जो कहा मेरे में अनुभव की कमी है, तो शायद इन्होंने ज़्यादा अनुभव किया होगा राजनीति में मेरे से, निश्चित रूप से। लेकिन जो आज देश के हालात हैं, मैं इसमें इनको पॉलिटिकल एनालिसिस करने से रोकना चाहता हूँ। कांग्रेस और जितने भी ऐसे दल हैं जो आज सिर्फ 2+2=4 करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में यही सब चीजें होंगी, ध्रुवीकरण होंगे, जातिगत समीकरण होंगे, मैं उनको विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जो 2014 के आने वाले राष्ट्रीय चुनाव हैं, उनमें किसी तरह की कोई भी पॉलिटिकल इक्वेशंस नहीं फिट होंगी। ये इशारा जेडीयू की तरफ भी है और सारी की सारी इक्वेशन सिर्फ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ यूपीए पे होंगी, क्योंकि देश की जनता इस वक्त त्रस्त है, बेचैन है, लाचार है। और इस वक्त का जो मैंडेट होगा, उस मैंडेट में जो यूपीए के साथ दूर दूर तक खड़ा दिखेगा, वो खलनायक बनेगा। जेडीयू के लिए बहुत बड़ा इशारा है। नीरज जी, जवाब दे दीजिए, फिर ब्रेक मुझे लेना है यहाँ पे। जवाब दे दीजिए, बहुत बड़ा इशारा है। कुछ एक ऐसे सवाल पेश किए। पहला तो जो सेनापति इन्होंने बहाल किया, अभी आने वाला विधानसभा चुनाव में उसको उस पक्ष में जनादेश जाए या विपक्ष में जाए, तो उसको उन्होंने कहा कि इसको जोड़े जाने की जरूरत नहीं है। माने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो 2014 का चुनाव होगा, वह प्रभावित नहीं करेगा चुनाव का परिणाम। क्यों खतरा लग रहा है क्या इसका इनको? मतलब आत्मविश्वास हिलता है। दूसरा प्रश्न है, इन्होंने चर्चा किया कि 2002 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने, बहुत महत्वपूर्ण ये आरोप है। मैं जानना चाहता हूं कि 2003 में आपके मंच पर चढ़कर आपको कहा कि बदनुमा दाग धब्बा लगा हुआ है। उसके बाद 2000 हम आपको राष्ट्रीय राजनीति में ले जा रहे थे। 2007 में मैं आपके खिलाफ गुजरात में चुनाव लड़ा, 2012 में आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, और आपके आचरण और व्यवहार के कारण 2010 में आपका भोज कैंसिल किया। उस समय क्या हुआ था आपको? मैं जवाब दूं क्या? मैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पे- नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं। मैं जवाब छोटा सा देने ब्रेक लूंगा दीजिए। मैं यहाँ पे। मुझे जल्दी जाऊंगा, जवाब नीरज जी, अपना देने जवाब दीजिए। खत्म कर दें, मैं उसका रिएक्शन लूंगा। नीरज जी, नहीं, दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई गठबंधन, हमारी समझ है कि इस देश की जो राजनीति है, अभी गठबंधन का दौर देश के अंदर चल पड़ा है। ठीक है। और गठबंधन विभिन्न सवालों पर होता है। और जिस ढंग से अभी एनडीए का जो मूल स्वरूप उभर करके आया है, शिवसेना, अकाली दल और ये तीन लोग हैं, अगर सही में जिन सवालों को अमिताभ जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िएगा तब जब गुजरात के अंदर मंत्री आरोपित हो भ्रष्टाचार में और सजा पा जाए, और वह व्यक्ति देश का नेतृत्व करे जिसके मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही हो, जो कमजोर लोकपाल ठीक है, बनाए। मैं छोटा सा ये ब्रेक सवाल अभी ले है। रहा हूं। छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, वापस आ रहा हूँ फौरन। उसके बाद फिर से चर्चा यहीं से ले जाऊंगा आगे, क्योंकि हितेश भी हमारे साथ हैं और उर्मिलेश जी भी हैं। उर्मिलेश जी, मैं वापस आता हूँ, उसके बाद आपके पास सीधा आऊंगा, और ये सवाल मेरा रहेगा कि नरेंद्र मोदी के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सीधे उर्मिलेश जी के पास। उर्मिलेश जी, नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी क्या होने वाली है? अपने पार्टी के अंदरूनी कलह को समझें, या फिर ये 5 राज्यों का जो चुनाव है वहां पे परफॉर्म करें और कम से कम जवाब दें? देखिए, बहुत स्तरों पर उनके सामने चुनौती है। अपनी पार्टी के वो कंसेंसस कैंडिडेट नहीं है, अपनी पार्टी में उनको लेकर यूनानिमस व्यू नहीं रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है, अमिताभ जी भले इससे असहमति जाहिर करें, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आरएसएस के डिक्टेट के सामने
पार्टी के सभी नेताओं ने सरेंडर किया और आडवाणी जी ने अब्सटेन किया। लेकिन अब चूंकि वो बीजेपी के उम्मीदवार बन चुके हैं, एनडीए ने भी